हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन का। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमने अर्धसूत्री फर्स्ट की सभी अवस्थाओं को देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन की। ठीक है, तो सभी लोग बेटा जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। बेटा आज की है क्लास 11th की, बायोलॉजी है। और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर क्या है? 10 है। नाम इसका है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं क्या है? कोशिका विभाजन की हम बात कर रहे हैं। कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। और आज की क्लास में हम बेटा दो चीजों को देखेंगे। एक तो हम देखेंगे अर्धसूत्री सेकेंड को। अर्धसूत्री जो ये सेकेंड विभाजन है, तो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन को और इसके महत्व को, है ना। विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को, विभाजन के महत्व को। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को, यानी आज की क्लास में इस दो टॉपिक की बात करेंगे। तो फटाफट बेटा सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए भाई। संख्या आपकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, संख्या आपकी बढ़नी चाहिए, संख्या आपकी घटती हुई नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे का रिवीजन करा दूं, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये अर्धसूत्री जो विभाजन है ये दो प्रकार की व्यवस्थाओं में होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन है ये दो प्रकार की व्यवस्थाओं में होता है। पहला होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो हमने अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या देखा था कि इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के सेकंड अवस्था की। और हमने कुछ ये भी पढ़ा था कि लिपोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैक्योटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। ये बहुत सारी प्रोसेस होती है। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो प्रोफेज है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है वो पूरे अर्धसूत्री विभाजन के 90% समय को लेती है। ये बात आपने पिछली क्लास में पढ़ ली है। ओके, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। क्या डालोगे? अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन यानी कि माइटोसिस सेकंड, सॉरी मियोसिस, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की हम बात करें। अब ये मियोसिस सेकंड क्या है? देखो, अगर हम अर्धसूत्री सेकंड विभाजन की बात करें तो इस विभाजन को हम कहते हैं समरूप विभाजन भी कहते हैं। देखो, अगर आपसे समरूप विभाजन की बात की जाएगी या पूछा जाएगा समरूप विभाजन किसे कहते हैं, तो आप हमेशा इतना याद रखना कि किसकी बात हो रही है भाई? मियोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री सेकंड की बात हो रही है। किसकी? मियोसिस सेकंड यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अर्धसूत्री सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो आप अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को हम इसे समापन विभाजन भी कहते हैं या समरूप विभाजन कहते हैं। और यह जो समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है, जो समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती, जिससे संपूर्ण रूप से एक द्विगुणित कोशिका से चार अगुणित कोशिकाओं का या चार अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट आप इसमें क्या नोट करोगे कि इसे समरूप विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अर्धसूत्री अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को
अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को समरूप विभाजन भी कहते हैं। विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को हम समरूप विभाजन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ये जो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन है, इस सेकंड विभाजन को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई? ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को ही हम कहते हैं समरूप विभाजन भी कहते हैं। क्या बोलोगे? समरूप विभाजन भी कहते हैं, जो समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। या लिखोगे ये समसूत्री, ये समसूत्री किसके जैसा? समसूत्री यानी कि माइटोसिस। ये समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। तो माइटोसिस समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, जैसा ही होता है। समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। ठीक है, यानी ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कैसा होगा भाई? माइटोसिस के जैसा, यानी कि जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है इसी तरह से ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन की भी क्रियाएं होती है। ये जो अर्धसूत्री सेकंड है, ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन की भी प्रक्रियाएं उसी तरीके से चलेंगी, ना कि किसी और तरीके से चलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्या लिखोगी? इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती है। कमी नहीं होती है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार की बेटा क्या होगी? कमी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती है। ठीक है, इसमें संपूर्ण रूप से द्विगुणित केंद्रक से 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। तो क्या लिखोगे? इस विभाजन में संपूर्ण रूप से, इस विभाजन में संपूर्ण रूप से इस विभाजन में संपूर्ण रूप से एक अगुणित केंद्रक से एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड यानी 2n, तो एक द्विगुणित केंद्रक से 4 अगुणित केंद्रक से 4 अगुणित यानी कि हैप्लॉयड यानी कि n 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। क्या निर्माण होगा? यहाँ पे केंद्रक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होगा? केंद्रक का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में हमने क्या देखा? इस विभाजन में एक अगुणित सेल से 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण, यानी एक 2n सेल है, उस 2n सेल से 4n सेल का क्या हो जाता है? निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस अंतरावस्था नहीं होती। आगे क्या लिखोगी? इसमें अंतरावस्था नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अंतरावस्था, बेटा अंतरावस्था जानते हो? जो हमने क्या बात की थी? इंटरफेज की, यानी कि अंतरावस्था जो हमने देखा था G12, अंतरावस्था कोष्ठक में आप लिख सकते हो G1, G2
और एस फेज की बात हो रही है, तो क्या लिखोगे भाई, इसमें अंतरा अवस्था नहीं होती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में किसी भी प्रकार की जो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है, इस विभाजन के अंतर्गत अंतरा अवस्था यानी कि जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, और इंटरफेज की 3 प्रवस्थाएं होती हैं, G1 फेज जिसको ग्रोथ फेज, और G2 फेज जिसको हम, और तीसरा है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। ये जो सभी अवस्थाएं होंगी इस अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में ये नहीं होती। और यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के कोशिका द्रव्य के, ठीक है, ये अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन फर्स्ट के क्रोमैटिन जाल बना के, या कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट के कोशिका द्रव्य विभाजन के तुरंत बाद शुरू होता है। पहले आप इतनी बात को समझो बेटा, अब तक हमने क्या देखा कि जो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन को समरूप विभाजन भी कहते हैं। ये जो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन है, इस विभाजन को हम क्या कहते हैं, समरूप विभाजन कहते हैं। बात क्लियर। और ये समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, यानी जैसा हमारा समसूत्री विभाजन है इसी तरह हमारा अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। देखो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में तो कमी हो गई, अगर द्विगुणित कोशिका से 2 अगुणित सेल बनी तो इनमें कमी हुई, लेकिन इनमें किसी प्रकार की कमी, एक अगुणित कोशिका से 2 बनता है तो एक द्विगुणित, 2 द्विगुणित कोशिका से, है ना, एक द्विगुणित केंद्रक से 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। और जब 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होगा तो इनमें किसी भी प्रकार का गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका की आधी नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें अंतरावस्था नहीं होती, यानी जो इंटरफेज की अवस्था G1 G2 और G3 एस फेज जो होती है, इसमें वो भी उस क्रिया का भी क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे की पेज पे हम चलते हैं। जिस भी बच्चे को नोट करना है भाई नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे की व्यवस्थाओं को समझते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है। फटाफट जल्दी जल्दी। हो गया भाई, चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे की, यानी अर्धसूत्री में क्या लिखोगे, यह अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के कोशिका विभाजन के तुरंत बाद क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, ये अर्धसूत्री विभाजन के, ये अर्धसूत्री, ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद होती है, विभाजन के बाद होती है। ठीक है, विभाजन के बाद होती है, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ उसके बाद जब कोशिका विभाजन हुआ, और जैसे ही कोशिका विभाजन हुआ इसके बाद ये तुरंत बाद क्या हो जाती है, शुरू होता है, जिससे गुणसूत्र पुनः क्रोमैटिन जाल न बनाकर इसी अवस्था में रहते हैं। और क्या होगा, जिससे गुणसूत्र पुनः क्रोमैटिन जाल न बनाकर इसी अवस्था में रहते हैं, तो क्या लिखोगे, जिससे गुणसूत्र पुनः क्रोमैटिन जाल न बनाकर, ठीक है, न बनाकर गुणसूत्र अवस्था में ही रहते हैं, गुणसूत्र अवस्था में ही रहते हैं। कैसे रहेंगे,
ये जो गुणसूत्र की अवस्था होगी उसी गुणसूत्र अवस्था में भी ये रहते, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। ठीक है, और इसे निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में बांटा गया है जो समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाओं के समरूप है। तो आगे क्या लिखोगे, इसे जिसे या इसे समसूत्री इसे 4 निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, अगले पॉइंट क्या लिखोगे, इसे इसे निम्नलिखित इसे निम्नलिखित निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं में बांटा गया है जो समसूत्री विभाजन के समरूप होती है या समरूप है, जो समसूत्री विभाजन के किसके समसूत्री विभाजन के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब इस समसूत्री विभाजन के समरूप होते हैं तो ये कौन कौन से हैं, देखो। पहला क्या होगा, पहला जो होगा, ठीक है, पहला जो होगा इनके अंदर पहला जो होगा ये पहला लिख लो, यहाँ दूसरा लिख लो, ठीक है, यहाँ हम तीसरा लिख लेते हैं, यहाँ पे चौथा लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं पहले की। पहला जो देखो होता है, पहले को हम कहते हैं पूर्वा अवस्था सेकंड। क्या बोलेंगे, पूर्वा अवस्था सेकंड, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट, अरे सॉरी सेकंड। ठीक है, दूसरा है मध्यावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, यानी कि मेटाफेज सेकंड। ठीक है, इसके बाद आती है पश्चा अवस्था, तीसरी क्या आएगी, पश्चा अवस्था। इस पश्चा अवस्था सेकंड, इसको हम कहते हैं एनाफेज सेकंड। क्या बोलते हैं, एनाफेज सेकंड। ठीक है, एनाफेज सेकंड। इसके बाद चौथी है, इसको हम कहते हैं अनंत्या अवस्था, जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। क्या बोलते हैं, टीलोफेज सेकंड, या तो अनंत्या अवस्था सेकंड या तो टीलोफेज सेकंड। तो जिस प्रकार से हमारी समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं होती है, इसी तरीके से ये अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं होती है ये भी समरूप होती है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं होंगी ये भी समरूप होंगी, ये एक दूसरे से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होती है। ठीक है, तो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में क्या है भाई, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में हमने क्या देखा कि ये समरूप विभाजन है, ये समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती। इस विभाजन में संपूर्ण रूप से एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें अंतरावस्था यानी कि जो अनंत्यावस्था है या इंटरफेज है ये नहीं होता। ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद होती है, और जिससे गुणसूत्र क्रोमैटिन जाल न बनाकर गुणसूत्र अवस्था में ही रहते हैं। इतनी बात क्लियर। और इसे निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, जैसे हमारी समसूत्री विभाजन की एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज है, इसी तरह ये भी प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज है। इसकी 4 अवस्थाओं में ये संपूर्ण होता है या 4 अवस्थाओं में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगर यही अवस्थाओं को यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो समसूत्री सेकंड विभाजन का है, ये किसका है भाई, ये जो है ये समसूत्री सॉरी अर्धसूत्री, ठीक है, ये अर्धसूत्री सेकंड का है।
किसका है? ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन का है, जिसमें आप देख रहे हो प्रोफेज फर्स्ट सेकंड। ये क्या है भाई? प्रोफेज, यानी इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी नाम लिख लो। इसको देखो हम कहते हैं, ये हमारी है पूर्वा अवस्था, पूर्वा अवस्था सेकंड। ये है मध्यावस्था, मध्य अवस्था सेकंड। ठीक है, ये है, इसको हम कहते हैं पश्चावस्था, पश्चा अवस्था सेकंड। ये है अनंत्यावस्था, अनंत्या अवस्था सेकंड। और ये है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। आप क्या देख रहे हो भाई? देखो, ये प्रोफेज है जिसको हम पश्चावस्था कहते हैं, सॉरी पूर्वावस्था। ये हमारी मेटाफेज है, ये हमारी एनाफेज है, ये हमारे टीलोफेज है। और टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस यानी एक अगुणित से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाना। एक अगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या हो जाना? निर्माण हो जाना। तो ये जो आपकी प्रोसेस है, ये हमारी क्या है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड का। अब हम इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो टॉपिक हमारी है, जैसे 2 टॉपिक बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के महत्व, और एक बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। तो हेडिंग डालोगे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन के, विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन। अब अर्धसूत्री विभाजन के हम महत्व की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है भाई, इस विभाजन की बात करें तो अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के डिप्लोटीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। पहले क्या होगा? जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटीन की अवस्था है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के डिप्लोटीन की जो अवस्था है, उस डिप्लोटीन की अवस्था में क्या होगा? उस डिप्लोटीन की अवस्था में होता है जीन विनिमय, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो आप पहली पॉइंट ये नोट कर सकते हो कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, क्या नोट करोगे? प्रथम 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 अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन के, विभाजन के, विभाजन के डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन को हम हिंदी में कहते हैं द्विपट, द्विपट। ठीक है, द्विपट। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में, अवस्था में जीन का अवस्था में, ठीक है, जो अवस्था होगी उस अवस्था में, ठीक है, अवस्था में क्या होगा? जीन विनिमय होता है। ठीक है, इस अवस्था में जीन विनिमय, जीन विनिमय, विनिमय होता है। ये पहला है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की, जो पहले अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटीन अवस्था है, पहली अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटीन अवस्था है, उस डिप्लोटीन अवस्था में क्या होगा? उस डिप्लोटीन की अवस्था में जीन विनिमय होता है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप नए जीन संयुगों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके फलस्वरूप नए संयोग जीवों का, जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके क्या है फलस्वरूप नए, ठीक है, नए जीनों संयोगों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप नए नए संयोगों 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 जीवों का निर्माण होता है। क्या होगा यहाँ पे, जो जीव हुए हैं उस जीव का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप प्रजातियां में विभिन्नताएं आती है। आगे क्या लिख सकते हो भाई, इस विभाजन के फलस्वरूप, इस विभाजन के नहीं यानी अर्धसूत्री, तो इस विभाजन के फलस्वरूप इस विभाजन के फलस्वरूप प्रजातियों में प्रजातियों में विभिन्नताएं आती हैं। क्या आती है, प्रजातियों में विभिन्नताएं आती है, ठीक है। क्या आएंगी, जो प्रजाति होंगी उस प्रजाति में क्या आती है, विभिन्नताएं आती हैं। तो ये जो संभव है, ये संभव किस विभाजन के फलस्वरूप हो रहा है, ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही हो रहा है। इसके साथ साथ इसलिए इसे जैव विकास का आधार कहते हैं। विभिन्नताएं आती हैं, इसी कारण इसे जैव विकास का आधार कहते हैं। जैव विकास का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसी कारण इसे हम जैव विकास का आधार कहते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित संतति कोशिकाएं जीन विनिमय के कारण जनक कोशिकाओं के पूर्णतः समान नहीं होती। आगे क्या लिखोगे, अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित संतति कोशिकाएं जीन विनिमय के कारण, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में, या नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सभी 25 को स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे की पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट हमने नोट की कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में, यानी कि जो द्विपट अवस्था है, इनमें जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, और जिसके फलस्वरूप नए संयोगों जीवों का निर्माण होता है, नए जीन संयोगों का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखोगे नए जीन, ठीक है, नए जीन संयोगों का निर्माण होता है, और इस विभाजन के फलस्वरूप प्रजातियों में विभिन्नताएं आती हैं, और इसी कारण से जैव विकास का आधार भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता भाई कि जैव विकास का आधार क्या है, कौन इसका जो है जैव विकास के आधार किसको माने जाते हैं, आप बताओगे। जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन जैव विकास का आधार है। क्या है, ये अर्धसूत्री जो विभाजन की क्रिया है, इस विभाजन को हम कहते हैं जैव विकास का आधार। तो अर्धसूत्री विभाजन में जैव विकास का आधार क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो चलिए आगे लिखिए। आगे आप लिखोगे भाई कि इस विभाजन, है ना, आगे अगली पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित संतति कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन में, नेक्स्ट पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित कोशिकाएं तो अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित कोशिकाएं जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय, तो जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, जो लिंकेज का नियम है भाई, क्रॉसिंग ओवर जो लिंकेज कहते हैं। तो जीन विनिमय के कारण
कारण संतति के, है ना, कारण जनक के, ठीक है, कारण क्या होगी कि कारण जनक कोशिकाओं के पूर्णता समान नहीं होती, के कारण जनक कोशिकाओं के, जनक कोशिकाओं के, कोशिकाओं के पूर्णता, पूर्णता समान नहीं होती है, पूर्णता समान नहीं होती है, ठीक है, क्या नहीं होंगी, समान नहीं होती है, ठीक है। तो ये है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि मानो जब अर्धसूत्री विभाजन की जो निर्मित कोशिकाएं होती हैं उनमें जीन विनिमय के कारण यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होगा, जो जनक कोशिकाएं होंगी वो जनक कोशिकाएं के हूबहू यानी कि बहुत अच्छे तरीके से समान नहीं होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, वो अच्छी तरीके से क्या होंगी, इसके समान नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, वो भिन्न होती है, क्या होंगी, वो जनक कोशिकाएं से ये भिन्न हो जाती हैं। तो ये होते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक की, यानी कि इस पूरे चैप्टर की कहानी खत्म। अब तक देखो यही था आपका कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो हमने कोशिका चक्र के बारे में भी पढ़ लिया है, कोशिका विभाजन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आपके 11th एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है जो आता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। और ये आपके बोर्ड 11th एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कितने नंबर में भाई, 3 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लास्ट इस चैप्टर की समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, समसूत्री विभाजन, हेडिंग क्या डालोगे, एक साइड समसूत्री विभाजन, समसूत्री, समसूत्री विभाजन, विभाजन, ठीक है। और दूसरी साइड क्या डालोगे, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं भाई, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और अर्धसूत्री को क्या बोलेंगे, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। तो हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होते हैं। अब आपको एक एक अंतर के बारे में पढ़ना है और एक एक अंतर के बारे में नोट भी करना है कि हम समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। तो ये जो समसूत्री विभाजन है, क्या लिखोगे भाई, यह कायिक या वर्धी कोशिकाओं में होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप पादपों की वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन में क्या लिखोगे कि ये कायिक या वर्धिक कोशिकाओं में होता है और जिसके परिणाम स्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप पादपों की वृद्धि होती है, ठीक। तो क्या पहले पॉइंट लिखोगे, यह यह कायिक या वर्धी कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों में, किसमें, पादपों में, ठीक है, पादपों में वृद्धि होती है। पादपों में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यह कायिक या वर्धी कोशिकाओं में होता है, यानी वेजिटेटिव, जिसको हम कहते हैं कायिक यानी वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं भाई, वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कायिक जनन की बात करते हैं, तो जो कायिक जनन होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती में पौधे के जड़ भाग से एक नए पौधे का निर्माण, पौधे के तने भाग से एक नए पौधे का निर्माण, पौधे के पत्ती के भाग से एक नए पौधे का निर्माण। तो ये जब ये नए पौधे का निर्माण जब होता है तो कौन से विभाजन करता है, क्योंकि बिना विभाजन के सेल का डिवीजन नहीं होता। बिना विभाजन क्रिया के जो हमारी सेल है वो विभाजित नहीं कर सकती, विभाजन होना इसमें क्या है, असंभव है। तो यह कायिक या वर्धी कोशिकाओं में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों में वृद्धि होती है। क्या होगा, जिसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है, पादपों में वृद्धि होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या लिखोगे, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है तथा इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तथा इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। इनमें क्या लिखोगे, यह केवल, या अर्धसूत्री विभाजन, या यह केवल, ठीक है, यह केवल जनन कोशिकाओं में, कहाँ पे, जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। किसके होगा, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और तथा इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, ठीक है। तथा इसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, अर्धसूत्री विभाजन, तथा इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो ये क्या है भाई, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर, एक अंतर कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल कहाँ होगा, जो जनक कोशिकाएं हैं, जनक कोशिकाओं में ही समसूत्री विभाजन होगा, बाकी किसी और सेल में ये विभाजन नहीं होगा। तो जो हमारी जनक कोशिकाएं होंगी वो समसूत्री विभाजन को दर्शाएंगी, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, इस विभाजन से केवल एक अवस्था में पूर्ण होता है, ठीक है। इसमें विभाजन केवल, या समसूत्री विभाजन केवल एक अवस्था में ना, एक अवस्था में पूर्ण हो जाता है। क्या लिखोगे, समसूत्री विभाजन केवल, समसूत्री विभाजन केवल, ठीक है, समसूत्री विभाजन केवल, ठीक है, समसूत्री विभाजन केवल एक अवस्था में पूर्ण हो जाता है, केवल एक अवस्था में, एक अवस्था, यानी एक अवस्था में कौन कौन सी आती है भाई, नोट कर लो। इनकी जो अवस्थाएं हैं, इनकी अवस्थाओं में क्या है, ये होता है ना भाई, प्रोफेज है, यानी जिसको हम कहते हैं पूर्वावस्था, है ना। मेटाफेज, क्या है, मेटाफेज है, यानी मध्य अवस्था है। और उसके बाद क्या है, एनाफेज है, ठीक है, एनाफेज है। और उसके बाद क्या है, टीलोफेज है, ठीक है, टीलोफेज है। तो क्या लिखोगे आगे, केवल एक अवस्था में पूर्ण होता है, ये नहीं कि इनकी जैसे हमने अर्धसूत्री में चेंज होगा, में पूर्ण होता है,
ये नहीं होगा कि प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, या प्रो मेटाफेज फर्स्ट या मेटाफेज सेकेंड, इनकी इस तरीके से अवस्थाएं नहीं होंगी। तो समसूत्री विभाजन में क्या लिखोगे? समसूत्री विभाजन केवल एक अवस्था में पूर्ण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या लिखोगे? यह दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? यह दो अवस्थाओं में, दो अवस्थाओं में, दो अवस्थाओं में, दो अवस्था कौन सी? अवस्थाओं में दो अवस्था कौन सी भाई? एक तो अर्धसूत्री फर्स्ट है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट है, और दूसरा अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री क्या है? सेकेंड है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। तो ये दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं हैं, और जो समसूत्री विभाजन है इसकी केवल एक ही अवस्थाएं हैं, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यही सारी क्या अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे भाई? समसूत्री विभाजन में किस विभाजन में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटा होती है? ठीक है, इस विभाजन में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटा होती है। तो समसूत्री में क्या लिखोगे आगे? इस विभाजन में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत, क्या है? पूर्वावस्था अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत क्या होती है? छोटी होती है। अपेक्षाकृत क्या होंगी? छोटी होती है। तो ये अपेक्षाकृत छोटी किसमें है? ये छोटी होती है समसूत्री विभाजन में। और इसमें क्या लिखोगे? इस अवस्था में, ठीक है, या इस विभाजन में, ठीक है, इस विभाजन में पूर्वावस्था काफी बड़ी होती है, ठीक है, क्या होंगी? काफी बड़ी होती है। यानी ये जो अवस्थाएं होंगी ये ज्यादातर की क्या होती है? बड़ी होती हैं। और यह पांच उप अवस्थाओं में, और यह पांच, ठीक है, पांच उप अवस्थाओं में संपन्न होती है, संपन्न होती है। ये है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर। यानी समसूत्री विभाजन में पहले हमने क्या बात की कि एक कायिक जनन या वर्धी कोशिकाओं में होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप पादपों में वृद्धि होती है। अर्धसूत्री विभाजन में हमने क्या देखा? यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है तथा इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे? पहुंचते हैं। समसूत्री विभाजन केवल एक अवस्था में पूरी होती है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन देखें तो जो अर्धसूत्री विभाजन होती हैं ये दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है। एक होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में हम क्या देखते हैं? प्रोफेज फर्स्ट यानी पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट और पश्चावस्था फर्स्ट और अनंत्यावस्था फर्स्ट। इसी तरह अर्धसूत्री सेकेंड में क्या देखते हैं? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ये सारी अलग अलग क्या होती हैं? प्रवस्थाएं होती हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारी समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था है, समसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था होती है ये काफी क्या है? छोटी है। यानी कि समसूत्री विभाजन का जब प्रोफेज होता है इनमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जब हम यही अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की बात करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। यानी ये कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन का जो पूरा समय है, अर्धसूत्री विभाजन के जो पूरे समय है, उन पूरे समय का 90% जो समय लगता है वो अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज में लग जाता है।
सोचो, अर्धसूत्री विभाजन ही दो अवस्थाओं में पूर्ण हो रहा है, एक अर्धसूत्री सेकेंड और एक अर्धसूत्री फर्स्ट। और अर्धसूत्री फर्स्ट का ही जो प्रीफेज है उनमें ही 90% लग गया, तो बचा 10% का समय, यानी 10% के समय के अंदर सभी अवस्थाएं यानी मेटाफेज और एनाफेज टीलोफेज चलेगा। और इसी तरह जब अर्धसूत्री सेकेंड आएगा तो उनका भी एनाफेज सेकेंड, ठीक है, मेटाफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड होगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन जब साइटोकाइनेसिस होगा तो गुणसूत्र में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि वापस से क्रोमैटिन का निर्माण नहीं होगा। आप क्या देखते हो सेल विभाजन के अंतर्गत, सेल डिवीजन में क्या होता है कि अगर कोई भी सेल डिवाइड हो रही है उसके पहले होगा केंद्र का विभाजन, और केंद्र के दौरान वो क्या करती है कि पहले अपने जितने भी वो अपने सेंटर से यानी विपरीत जो उनका मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु से दूर दूर होने लगते हैं। उसमें तर्क तंतु का निर्माण होता है, गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमैटिन दिखाई नहीं देते है ना, विलुप्त होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वापस से आने लगते हैं। ये होता है इसके अंतर्गत का। ठीक है, इसके आगे भी आपको पॉइंट नोट करना है, तो सभी बच्चे एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे इस टॉपिक को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो, जिस बच्चे को नोट करना होता है वो साथ साथ नोट करते हुए चले, समझते हुए चले। ठीक है, और जो नहीं लिख सकता अभी वो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि बाद में उसको लिखने में आसानी हो। ठीक है, चलो आगे आगे इसी में बात करते हैं। अब देखो, समसूत्र विभाजन में क्या लिखोगे भाई, समसूत्र विभाजन में लिखोगे कि जीन विनिमय नहीं होता। क्या लिखोगे, जीन विनिमय, जीन विनिमय। विनिमय का मतलब होता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, तो जीन विनिमय नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। किसमें नहीं होता है भाई, समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय नहीं होता। लेकिन आप क्या लिखोगे, इनमें जीन विनिमय होता है तथा गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र खंड के खंडों में आदान प्रदान होता है। क्या लिखोगे, इनमें जीन विनिमय होता है तथा गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों में खंडों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसमें जीन विनिमय होता है। ठीक है, इसमें किसमें, अर्धसूत्री में, तो इसमें जीन विनिमय, जीन विनिमय, जीन विनिमय होता है यानी कि क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें जीन विनिमय होता है तथा तथा ठीक है, तथा गुणसूत्र के, ठीक है, तथा गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों में अर्ध गुणसूत्रों में खंडों का आदान प्रदान होता है। तथा गुणसूत्र के, तथा गुणसूत्र के, गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों में, अर्ध गुणसूत्रों में, अर्ध गुणसूत्रों में, ठीक है, अर्ध गुणसूत्रों में खंडों का आदान आदान प्रदान होता है। खंडों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होगा, इनमें जो खंड होंगे उन खंडों का क्या होगा, आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते और इनमें समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिन्हें युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, समसूत्र में क्या लिखोगे, इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते। क्या लिखोगे, इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते। किसमें भाई, समसूत्री में। तो इसमें इसमें गुणसूत्र के, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, तो इनमें गुणसूत्र के जोड़े जोड़े नहीं बनते हैं।
गुणसूत्र के जोड़े क्या हैं, इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते। और अर्धसूत्र में क्या लिखोगे, इसमें समजात गुणसूत्र के, है ना, इसमें समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। ठीक है, इसमें समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिन्हें युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। क्या लिखोगे, इसमें समजात गुणसूत्र, इसमें समजात, इसमें समजात, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं जिन्हें, जिन्हें, जिन्हें युग्मित, जिन्हें युग्मित, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, जिन्हें हम युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मित गुणसूत्र कहते हैं, युग्मित गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाता है, इनको हम युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। और आगे क्या लिख सकते हो, एक पॉइंट इसमें आप और नोट कर सकते हो कि मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर होता है। ठीक है, वह गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर दो बिंदुओं में बढ़ जाता है। क्या लिखोगे, मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु मध्य अवस्था में, यानी मेटाफेज अवस्था में, मध्य अवस्था में गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, तो मध्य अवस्था में, ठीक है, किसमें भाई, मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर होता है। मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की, बिंदु मध्य रेखा की, मध्य रेखा की, रेखा की ओर होता है। ठीक है, रेखा की ओर होता है, यानी कि जहां मध्य रेखा होगा उसी ओर होता है। ठीक है, वह गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर, वह गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर दो बिंदुओं में बढ़ जाता है। ठीक है, वह गुणसूत्र बिंदु का, वह गुणसूत्र बिंदु का, बिंदु का विभाजन होकर, विभाजन, विभाजन होकर, ठीक है, विभाजन होकर, ठीक है, क्या होगा, विभाजन होकर दो बिंदुओं में बढ़ जाता है। ठीक है, विभाजन होकर दो बिंदुओं में, दो बिंदुओं में, किसमें भाई, दो बिंदुओं में बट जाता है। किसमें, दो बिंदु में ये बढ़ जाता है। तो ये क्रिया किसमें हुई, ये समसूत्री विभाजन के अंतर्गत हुई। यानी समसूत्री विभाजन में क्या हमने देखा कि मध्य अवस्था में, यानी जो मेटाफेज अवस्था आती है, उसमें गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर होता है। यानी जो मध्य रेखा होगा उस मध्य रेखा की ओर क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु होगा। वह गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर दो बिंदुओं में बट जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या देखोगे कि प्रथम मध्य अवस्था में, है ना, मेटाफेज, ठीक है, फर्स्ट मेटाफेज में गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होते हैं तथा इसका विभाजन नहीं होता। इसमें क्या लिखोगे, प्रथम मध्य अवस्था में, ठीक है, प्रथम मध्य अवस्था में, प्रथम मध्य, प्रथम मध्य अवस्था में, ठीक है, प्रथम मध्य अवस्था में, यानी मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, तो प्रथम मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, प्रथम मध्य अवस्था में क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होते हैं। गुणसूत्र बिंदु मध्य अवस्था में, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर, कहाँ होगा, ध्रुवों की ओर होता है, ध्रुवों की ओर होता है। ठीक है, कहाँ होगा,
ध्रुवों की ओर होता है। तो प्रथम मध्यावस्था में गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है तथा क्या होगा, इसमें ध्रुव होता है तथा इसका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तथा इसका विभाजन, ठीक है, तथा इसका विभाजन, ठीक है, तथा इसका विभाजन जो होगा ना, डिवीजन होगा, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो तथा इसका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर। क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में ये अंतर होते हैं। तो समसूत्री विभाजन में वापस से हम लोग रिपीट करें, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होते हैं। देखो, समसूत्री विभाजन में हमने क्या देखा कि ये कायिक या वर्धी कोशिकाओं में होता है और जिसके परिणाम स्वरूप पादपों में वृद्धि होती है। क्या हमने बात की? ये कायिक व वर्धी कोशिकाओं में होता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पादपों में वृद्धि होती है। और हमने यही चीज अर्धसूत्री विभाजन में क्या देखा कि यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है तथा इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। यानी कि अगर आप समसूत्री विभाजन की बात करो तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच सकते, लेकिन अर्धसूत्री जो विभाजन है ये जनन कोशिकाओं में हो रहा है, इसकी वजह से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन केवल एक ही अवस्था में पूर्ण होता है और मैंने आपको ये चीज पढ़ाया भी है कि समसूत्री विभाजन में हमने क्या देखा कि इसकी 4 अवस्थाएं हैं। एक पूर्वावस्था, मध्यावस्था और एक है आपकी अनंत पश्चावस्था और लास्ट है अनंत्यावस्था। ये सभी जो हमारी है केंद्रक विभाजन की या कैरियोकाइनेसिस की अवस्थाएं हैं। जब ये चारों अवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं तो साइटोकाइनेसिस हमारी यानी कि पूरी तरीके से एक सेल से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इनमें हम एक चीज ये भी देखती है कि इनसे बनी जो संतति होती है वो आनुवंशिक रूप से और बाह्यकार की है ना, बाह्य रूप से और आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान होती, यानी कि ये कोई भी इनमें अंतर नहीं होता। ठीक है, और इनमें क्या होता है भाई, जब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो ये 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में हम देखते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था मध्यावस्था फर्स्ट, ठीक है, पश्चावस्था फर्स्ट और अनंत्यावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री में यही देखते हैं कि पूर्वावस्था सेकंड है ना, मध्यावस्था सेकंड और पश्चावस्था सेकंड और अनंत्यावस्था सेकंड। जब ये 4 अवस्थाएं हो जाती हैं उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन। ठीक है, तो ये होता है अर्धसूत्री समसूत्री में अंतर। इसके अलावा हमने क्या बात की कि ये जब समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था है, समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था होती है ये बहुत अपेक्षाकृत छोटी होती है। लेकिन अगर वही हम अर्धसूत्री विभाजन की अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन की पूर्वावस्था की बात करें तो ये सबसे लंबी अवस्था होती है और ये 5 उप अवस्थाओं में क्लियर होती है। पहला होता है लिपोटीन, दूसरा होता है डिप्लोटीन लिपोटीन और दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैक्योटीन और चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस और उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म। फिर इसके आगे हमने क्या देखा, आगे हमने ये बात की कि जो समसूत्री विभाजन है इनमें जीन विनिमय नहीं होता, यानी कि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है भाई कि अगर कोई भी लक्षण है जो पेरेंट्स के लक्षण वो पिता में आए तो कुछ में समान आते, कुछ में जीन। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इनमें जीन विनिमय होता है तथा गुणसूत्र में अर्ध गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है। इनमें क्रॉसिंग ओवर भी प्रेजेंट है और गुणसूत्र के जो अर्ध खंड हैं उन अर्ध खंडों का आदान प्रदान भी होता है। इसके बाद हमने समसूत्री विभाजन में क्या देखा, इनमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं बनते। आप देखोगे माइटोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम होंगे वो जोड़े में नहीं बनते, लेकिन अगर यही बात हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो इनमें जो समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिन्हें हम युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। जो समजात गुणसूत्र होंगे वो जोड़े बनाएंगे और उन्हीं जोड़े को हम कहते हैं युग्मित गुणसूत्र। इसके आगे हमने क्या देखा कि मध्य अवस्था में गुणसूत्र बिंदु रेखा की ओर होता है व गुणसूत्र बिंदु का विभाजन 2 भागों में बढ़ जाता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब मध्य अवस्था होता है तो मध्य अवस्था में जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो मध्य रेखा की ओर होता है
जब वो मध्य रेखा की ओर होता है तो जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, या दो बिंदु गुणसूत्र में वो बट जाते हैं। लेकिन ऐसा अर्धसूत्र विभाजन में नहीं होता। तो प्रथम मध्यावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो बिंदु की जो अवस्था में, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है और इसमें विभाजन नहीं होता, यानी कि ये विपरीत ध्रुव की ओर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक विभाजन हो जाए, एक से दो बन जाए। तो ये है आपका पूरे चैप्टर, यानी कि जो कोश का चक्र और कोश का विभाजन की हमने बात की थी। किसकी बात की थी? कोश का चक्र एवं कोश का विभाजन की हमने बात की थी। तो इतना ध्यान देना, जो अगर कई कोशिका जो होती है, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होगा एक सरल प्रकार के जीवों में होगा। समसूत्री विभाजन जो होता है ये किस में होगा? एक सरल प्रकार के जीवों में होता है। बाकी अर्धसूत्री विभाजन सरल प्रकार के जीवों में नहीं होता, ये जटिल प्रकार के जीवों में होगा, क्योंकि भाई इसमें युग्मक का निर्माण करना है, विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। और यही चीज आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि जैसे आपने शुक्राणु जनन, अंड जनन, ठीक है, और लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन में देखा था, तो उनमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन देखे थे भाई कि नहीं देखे थे? ठीक है, तो ये चैप्टर हमारी एकदम खत्म। और आप सभी से मैं यही कहूँगी कि जितने भी बच्चे ने अगर पीछे की क्लास आपने नहीं देखी है, यानी कि अब तक हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपने बायोलॉजी के। हम लोग 50% सिलेबस को हमने, यानी कि 10 चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। यानी अब इसके आगे की जब क्लास होगी हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो तब तक आप सभी बच्चे को इस चैप्टर की पूरी एकदम कंप्लीट कर लेना है। अगर ये चैप्टर कंप्लीट रहेगा तो आगे जब मैं कुछ टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, या अगर आपका ये 10वां चैप्टर, 9वां और 10वां चैप्टर अगर बेटा आपका कंप्लीट है, तो जब आप 12th में जाते हो तो कुछ चीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पे समझ जाते हो भाई ये कहाँ से कैसे हुआ। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको देखना भी है, इस लिंक को शेयर भी करना है ताकि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी हमारे एक नए चैप्टर की। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, ओके।